पढ़े क्या? क्या खाने लग रही है 1 घंटे से? या तो खा ले या मत खाए। क्या होता है यार? दवा सवा खा रही है चुपचाप चुपचाप, किसी को पता नहीं लगेगा। क्या खा रही है? टॉफी खा रही है? भाई यार ऐसे क्या है, कोई तरीका है तुम्हारा? कहाँ गए अभी? पिलाऊं तुझे चाय? चलो भाई लिखो, बाढ़ में जाने दो। लिखो एक ग्लूकोज से, क्वेश्चन लिखो, एक ग्लूकोज से क्रेब्स चक्र में, एक ग्लूकोज से क्रेब्स चक्र में, एक ग्लूकोज से क्रेब्स चक्र में कितनी एटीपी बनती हैं? एक ग्लूकोज से क्रेब्स चक्र में कितनी एटीपी बनती हैं? एक ग्लूकोज से क्रेब्स चक्र में कितनी एटीपी बनती हैं? बताओ भाई, 12 या 24? क्या आंसर आएगा? 24 एटीपी। 24 एटीपी आंसर लिखो और इसके नीचे लिखो 24 एटीपी आंसर लिखो और इसके नीचे लिखो बेटा, एक ग्लूकोज से, एक ग्लूकोज से, एक ग्लूकोज से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं। एक ग्लूकोज से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं। एक ग्लूकोज से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं। एक ग्लूकोज से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं। अतः एक ग्लूकोज से क्रेब्स चक्र 2 बार चलता है। अतः एक ग्लूकोज से क्रेब्स चक्र 2 बार चलता है। अतः एक ग्लूकोज से क्रेब्स चक्र 2 बार चलता है। अतः एक ग्लूकोज से क्रेब्स चक्र कितनी बार चलता है बेटा? 2 बार चलता है। लिख लिया? वेरी गुड। अब लिखो, एक ग्लूकोज से वायवीय श्वसन में, नहीं ऐसे ही लाइन लिखो अगली, एक ग्लूकोज से वायवीय श्वसन में, एक ग्लूकोज से वायवीय श्वसन में, एक ग्लूकोज से वायवीय श्वसन में कुल 38 एटीपी बनती है। एक ग्लूकोज से वायवीय श्वसन में कुल 38 एटीपी बनती है। एक ग्लूकोज से वायवीय श्वसन में कुल 38 एटीपी बनती है। एक ग्लूकोज से वायवीय श्वसन में कुल 38 एटीपी बनती हैं। इसमें लिखो नीचे ग्लाइकोलाइसिस बराबर 8 एटीपी। इस लाइन के नीचे लिखेंगे ग्लाइकोलाइसिस बराबर 8 एटीपी, लिंक अभिक्रिया बराबर 6 एटीपी, ग्लाइकोलाइसिस बराबर 8 एटीपी, लिंक अभिक्रिया बराबर 6 एटीपी, लिंक अभिक्रिया बराबर 6 एटीपी, क्रेब्स चक्र बराबर 24 एटीपी। क्रेब्स चक्र बराबर 24 एटीपी। अब एक क्वेश्चन और लिखो बेटा, एक ग्लूकोज से कितनी एटीपी बनती है क्रेब्स चक्र में? वापस लिखो क्वेश्चन, एक ग्लूकोज से क्रेब्स चक्र में कितनी एटीपी बनती है? लिखो, मैं कह रहा हूं लिखो, ज्ञान मत दो। एक ग्लूकोज से क्रेब्स चक्र में कितनी एटीपी बनती है? एक ग्लूकोज से
क्रेब्स चक्र में कितनी एटीपी बनती है? अब बताओ। सही आंसर क्या होना चाहिए? 24। भाई पहले मैंने आंसर क्या लिखा दिया? 24। 24 ही होती है। मैंने आपको 12 12 24 बताई है कि नहीं बताई? लेकिन 24 ऑप्शन में नहीं है। अब क्या करोगे? क्या करोगे? 12। चलो 12 वाले कौन कौन है? 30 वाले कौन कौन है? 38 वाले कौन कौन है? 9 वाले कौन कौन है? आंसर आएगा बेटा क्या? 30 एटीपी। कितनी एटीपी? 30 एटीपी। पूछो कैसे? देखो बेटा 24 एटीपी तो मैंने गिनाई रखी है तुम्हें। मैंने एक बात बोली है आपसे कि पुराने जमाने, ओए क्या बोल रहा हूँ बताना। मैं एक तो तू लेट आया, अब तुझे इससे लिखना है। जल्दी आया था, लिखने की इतनी चिंता थी। बताना क्या बोल रहा हूँ मैं? पुराने जमाने इससे पहले क्या बोला मैं? हैं? क्या बोला? क्या बोला मैं? हैं? बोल एटीपी के बारे में। अबे गधो, कितनी एटीपी बताई है मैंने? लेकिन मैंने भाई एक चीज भी बोली थी कि पुराने जमाने में लिंक अभिक्रिया को क्रेब्स चक्र का ही भाग माना जाता था। ये तो अभी लिंक अभिक्रिया को अलग पड़े, सो जाइयो कर। ये तो अभी लिंक अभिक्रिया को अपन अलग मानने लग गए। ये तो अभी लिंक अभिक्रिया को क्या मानने लग गए बेटा अपन? अलग। पुराने जमाने में लिंक अभिक्रिया को किसके साथ माना जाता था? क्रेब्स चक्र के साथ। ठीक है। तो कोई जो पुराना आदमी मान लो पेपर बना रहा है, वो तो अभी भी लिंक अभिक्रिया को किसमें मानेगा? क्रेब्स चक्र में। तो उसमें 24 ऑप्शन में आ जाता तो क्या आंसर जाता? 24। तो लिंक अभिक्रिया कितनी एटीपी? 6। 24 और 6 30। तो ऐसे करे क्या आंसर दिया है मैंने? 30। बोलो ना। तो 24 ऑप्शन में नहीं है तो क्या आंसर दोगे? लिख दो। इसमें लिख दो पुराने जमाने में, पुराने जमाने में, पुराने जमाने में, पुराने जमाने में लिंग, हाँ, पुराने जमाने में लिंग अभिक्रिया को क्रेब्स चक्र का भाग माना जाता था। पुराने जमाने में, पुराने जमाने में लिंग अभिक्रिया को क्रेब्स चक्र का भाग माना जाता था। पुराने जमाने में लिंग अभिक्रिया को किसका भाग माना जाता था बेटा? क्रेब्स चक्र का भाग माना जाता था। बोलो ना। अब एक बात बताओ, ओए गेट बंद कर। एक बात बताओ, माइटो को ये जो क्रेब्स चक्र के एंजाइम है वो कहाँ पाए जाएंगे? सॉरी, क्या कह रहा हूँ बताना। मैं पहले तो 1 घंटे लेट आई है तू। 10-15 मिनट लेट क्यों आई है तू? खाना खाने गई थी? कितनी रोटी खाई तूने? अब इसे लड़ रही है कितनी रोटी खाई। कितनी रोटी खाई? हाँ तो अब सुन ले, उसको बाद में लिख लेना। कहाँ जाएगी वो लिख के? अब बता। तो घर जाके लिख लेना उसको। लॉजिक है। स्मार्ट लड़की है। कैसी लड़की है? स्मार्ट लड़की। क्या है? दोस्त आया क्या तेरा? वीरप्पन आया है बंगाली खाड़ी से। तो फिर तूने 15 मिनट लगाई रोटी खाने में। 2 मिनट का रोटी है, कड़ 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 कड़। कैसा लगा? नहीं कैसा लगा तुझे रोटी खा के? बढ़िया लगा है?
बाल आ गया नहीं, इसकी जगह कोई लड़का होता तो क्या बोलता, सर सॉरी सर, आगे से नहीं, लड़कियां खाना नहीं खाने देते हो, लिखने नहीं बोल, लास्ट में आके सॉरी सर। अरे यार भाई पहले ही बोल दो ना, क्या दिक्कत है। ये दिस इज द मेन डिफरेंशिएशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। और जिन लड़कों को ये चीज नहीं पता, उनको शादी के बाद पता लग जाएगी। ऐसा ही होगा भाई तेरे साथ भी। सबके साथ ऐसे ही होता है। लड़की ऐसी प्रजाति है दुनिया की जो किसी की नहीं सुनती। मेरी सुनो, पहले खाना खाया है। वेरी गुड बेटा, तू क्यों बोल रहा है बीच में? तेरा जीवन में कोई लेना देना नहीं किसी चीज से। चलो बेटा। इसको भी मजा आया बेटा सुन के। सुनो सुनो बेटा, बहुत बढ़िया तूने खाना खाया। वी आर सो हैप्पी, वी ऑल आर सो हैप्पी। तूने बहुत बढ़िया खाना, क्या सब्जी लाई थी? हैं? बहुत वेरी गुड। तो बेटा सुनना, अरे हाँ बस बस, तुम्हें कुछ नहीं मिले ली चढ़ो। सुनो मेरी बात, हाँ तुम मैस की रोटी खा मर जाओगे, या वो भारत का नक्शा अपने आप बनाते हो तो। मैंने खूब रोटियां बनाई पर आज तक गोल नहीं बनी मेरे से। खूब खूब मतलब 40-50 रोटी तो टोटल बनाई होंगी आज तक, पर कोई गोल नहीं बनी। अरे मरेगा क्या आज? ए क्या करना चाहता है तू? 250 ग्राम का आदमी यार, पूरी क्लास में इधर उधर हो रहा है। तो बेटा सुनना, क्या कह रहा था मैं? देखो, क्रेब्स चक्र के जो एंजाइम है वो कहाँ पाए जाते हैं बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। पाए जाते कि नहीं पाए जाते? लेकिन एक एंजाइम है सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा? सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज, जो मैट्रिक्स के अंदर नहीं पाया जाता। कहाँ पाया जाता है? क्रिस्टी में। कहाँ पाया जाता है? क्रिस्टी। लिखो, क्रेब्स चक्र के सभी एंजाइम, क्रेब्स चक्र के सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। क्रेब्स चक्र के सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। क्रेब्स चक्र के सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, लेकिन सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज क्रिस्टी में पाया जाता है। लेकिन सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज क्रिस्टी में पाया जाता है। लेकिन सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज क्रिस्टी में पाया जाता है। क्लास में आके कान से बंद हो जाते हैं मेरे। बाहर में एकदम सही था, मैं ऐसा लगा कान बंद हो जैसे है। सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज कहाँ पाया जाता है? क्रिस्टी में पाया जाता है। क्लियर है बेटा? तो ये कौन सा चक्र हो गया आपका? क्रेब्स चक्र। इसी के साथ में आपकी श्वसन की जो सारे चक्र हैं वो खत्म हो गए क्या? नहीं, कौन बचा है? हेडिंग डालो, ईटीएस या ईटीसी। ईटीएस या ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या काम है बेटा इसका? NADH2 से तो कितनी 3 ATP बनाता है भाई। जो ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स चक्र में NADH2 और FADH2 बने ना, उनसे ATP बनाने का काम कौन करता है? ETS। कौन करता है? ETS। और FADH2 से कितनी ATP बनाता है? बोलो ना। लिखो, कहाँ होता है बेटा ये? क्रिस्टी में। लिखो, यह क्रिस्टी में होता है। हेडिंग ये है, ये लिख रहा।
और भाई वीर बहादुर, तेरा जलवा है यार। और ढोलू, तो ढोलू जैसा लगता है यार एक तो। लिख लिया क्या बेटा? लिखो, यह क्रिस्टी में होता है। यह क्रिस्टी में होता है। यह क्रिस्टी में होता है। यह कहाँ होता है? क्रिस्टी में होता है। यह क्रिस्टी में होता है। अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट लिखो बेटा। यहाँ एक NaDH2 से 3 ATP, यहाँ एक NaDH2 से 3 ATP, यहाँ एक NaDH2 से 3 ATP तथा एक FADH2 से 2 ATP बनती है। यहाँ एक NaDH2 से 3 ATP तथा एक FADH2 से 2 ATP बनती है, तथा एक FADH2 से कितनी ATP बनती है? 2 ATP बनती है। ठीक है बेटा, इसके साथ ही क्या खत्म हुआ? तुम्हारी बायोकेमिस्ट्री। ठीक है बेटा, सारा ATP कितना आ गया कि नहीं आ गया? बस ये चीज ध्यान रख लोगे। अब लिखो महत्वपूर्ण बिंदु। कौन सी बिंदु? कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बची है, उनको लिख लेते हैं। लिखेंगे एपेटाइट। एपेटाइट। एपेटाइट में लिखना बेटा भूख लगना। एपेटाइट, APETITE। एपेटाइट में लिखो बेटा APETITE। एपेटाइट लिखो भूख लगना। भूख लगना। भूख लगना। क्या लगना? भूख लगना। हाँ बाबा राम राम। ना यार, क्लास ले रहा हूँ। हाँ। आओ हॉस्पिटल से आएंगे। करूँ फ्री है क्या? ठीक। हाँ बेटा, क्या लिखा? इन एपेटाइट लिखो, इसमें भूख कम लगना। इन एपेटाइट में लिखो भूख कम लगना। क्या लिखोगे बेटा? भूख कम लगना। और इसमें लिखना भूख ना लगना। एनोरेक्सिया में लिखो बेटा भूख ना लगना। भूख कम लगना और भूख ना लगना। हाइपरएक्सिया क्या है? हाइपरएक्सिया। हाइपरएक्सिया में लिखना भूख अधिक लगना। भूख अधिक लगना। हाइपरएक्सिया में क्या लिखेंगे बेटा? भूख अधिक लगना। क्या लगना? भूख अधिक लगना। लिख लिया बेटा? अगला है बेटा इसमें एलोट्रायोफेजिया। बताओ, मेडिसिन में हो गई ना तुम्हारी? अरे पाइका का दूसरा नाम है, या फिर इसको डिप्रेव्ड एपेटाइट कह सकते हैं बेटा। क्या बोल सकते हैं? डिप्रेव्ड एपेटाइट। डिप्रेव्ड एपेटाइट का मतलब विचलित भूख। कौन सी भूख है भाई? इसको कुछ चाहिए दे देना। लाइट बंद करे भाई, लाइट बंद कर दे। कहां से बंद होगी? ठीक है, यहाँ आ जा। यहाँ आ जा भाई, तू वहां से क्यों परेशान हो रहा है? आ जा। शर्मा क्यों रहा है तू? अब दिख जाएगा, नहीं तो इसको इधर खिसका ले आ जा। आ जा। अरे आ जा, आ जा। अरे आ जा, आ जा, आ जा। खिसका ले। अरे आ जा यार, आ जा। ले। यहाँ तू पानी गिरा? इसकी बोतल तो नहीं गिरा दी कहीं?
तेरी गिरी है, तेरी यही ना भाई, फिर ठीक है भैया, लड़कियों की बोतल मत गिरा देना, मौत मौत से वो करना है, सब कर लेना। बेटा आ गया, और इधर खिसक जा। अब तुझे कोई दिक्कत जीवन में, पानी पिएगा, पानी पिएगा, चाय मंगाए है, शादी करवाए तेरी, बता कास्ट बता, अभी ढूंढ लेते, ये बता रहा है अबे पढ़ ले लीचड़, तेरे जूते मारूंगा, बच्चे को उड़ा दूंगा तेरे। विचलित भूख, कौन सी भूख है, विचलित। इसमें बेटा ये कपड़ा खाने लग जाएगा, है ना, थैलियां खाने लग जाएगा, मतलब खाने की चीज नहीं है, ईंट है, ईंटों पे है, ईंटों को चाटना, मतलब बिना खाने वाली चीजों को ये खाने लग जाएगा इसमें, है ना। तो लिखेंगे इसमें बेटा, लिखो इसमें न खाने योग्य वस्तुओं को खाना, 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 किसकी कमी से होता है, फॉस्फोरस, लिख दो फॉस्फोरस की कमी से, फॉस्फोरस की कमी से। अब हेडिंग डालो बेटा अगली, ईसीजी 2022 में क्वेश्चन आ रखा है, बेटा अच्छा फुल फॉर्म बता रहे हो तुम, इसकी देखो दो फुल फॉर्म है बेटा, कितनी फुल फॉर्म है, दो। एक तो होता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, एक होता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, ये तो मशीन है, ठीक है, और ये ग्राफ है। देखो देखने में ऐसा लग रहा होगा इसके नाम में ग्राफ है तो ये ग्राफ आना चाहिए, लेकिन नहीं, ये प्रिंट आउट है, ग्राफ ना बोल के क्या बोलूंगा इसको मैं, प्रिंट आउट। जो प्रिंट आउट निकल के आता है ना, डेने 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 डेने, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो मशीन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्लियर है बेटा। ज्यादा करेक्ट को पहले कौन सी मानोगे आप बेटा, ये ज्यादा पूछी जाती है, वैसे दोनों कभी भी ऑप्शन में नहीं देगा, ईसीजी का फुल फॉर्म बताइए, जैसे 2022 वाला क्वेश्चन था, ला बता, हवाई जहाज को बना दिया तुम पेज का, पेपर दो कोई पेपर देंगे बेटा, करना है तुझे, हाँ तो इस पे ध्यान देना, नहीं मुझे तो पता है, हाँ ऐसे बहुत पूछ रहा हूँ मुझे मत बताए। हाँ तो बेटा क्वेश्चन है, कितना नंबर क्वेश्चन है यार, मुझे इसमें क्वेश्चन और नहीं मिलते हैं, बड़ी दिक्कत है पता है किसी को कितने नंबर है, ले निकाल लाया ले, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी, है ना, पहला है इलेक्ट्रिकल सेल्यूलर ग्रोथ, दूसरा है इलेक्ट्रिक कार्डियक ग्राफ, तीसरा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक सेल्यूलर ग्रोथ। ये तो छोड़ो, पहला और चौथा तो कैंसिल, दूसरा और तीसरा सुनो, इलेक्ट्रिक कार्डियक ग्राफ, इलेक्ट्रिक कार्डियक ग्राफ, इलेक्ट्रिक नहीं होता, क्या होता है, इलेक्ट्रो, क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रो। फिर दूसरा बचा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कौन बचा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो ये सही जाएगा कि नहीं जाएगा बेटा, बोलो, वेरी गुड, ले, वेरी नाइस क्वेश्चन, क्या काम आता है ईसीजी, बताऊंगा बेटा, पहले ये पढ़ेंगे होता क्या है ईसीजी,
भाई पहले ये पता चलेगा है क्या, तभी तो काम पता चलेगा। लॉजिक है कि नहीं पता मेरी बात में? अजय, मनीष, अजय कहाँ गया? ओ बहरोड़े से बोल तो सही। लो बेटा डायग्राम बनाओ। लो भाई ये डायग्राम बनाओ। ओए देखो भाई सुनो, इधर आओ, लिखना बंद करो, इधर आ जा लीचड़। ये देखो बेटा ये ग्राफ है ईसीजी का, ठीक है। एक मशीन होती है, उसके फुल फॉर्म मैंने बता दी ईसीजी की, है ना। मशीन को भी ईसीजी बोलते हैं, ग्राफ को भी ईसीजी बोलते हैं। ग्राफ तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है और मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो ऐसा ग्राफ निकलता है, प्रिंट आउट निकालते हो तो ईसीजी के अंदर ऐसा ग्राफ निकलेगा, ठीक है ना। अरे बोलो। और यहां से लेके यहां तक ये ग्राफ एक कार्डियक साइकिल को एक्सप्लेन कर रहा है ना। ईसीजी को पढ़ना आना चाहिए, है ना। ईसीजी पढ़ने के भी ऐसे मान लो जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं ना स्पेशल, या फिर जिनका हार्ट पे काम होता है, तो अपने डॉग की भी ईसीजी करते हैं। डॉग कैट की मेनली ईसीजी की जाती है, बाकी जानवर की ईसीजी इतनी प्रैक्टिस में है नहीं। मेन अपने जानवरों में किसकी की जाती है बेटा, डॉग की और कैट की। और डॉग कैट में भी डॉग की ज्यादा की जाती है। तो इसमें पढ़ना पड़ता है इसको कि भाई ये क्या कहना चाहता है। इससे जैसे ही ग्राफ बिगड़ेगा तो पता चल जाता है भाई कौन से पॉइंट पे दिक्कत है। एट्रियम में दिक्कत है, वेंट्रिकल्स के अंदर दिक्कत है, सिस्टोल में दिक्कत है, डायस्टोल में दिक्कत है ना। मतलब हार्ट से रिलेटेड जितनी भी बीमारी होती है, हार्ट में फंक्शनिंग से लेके उसकी कार्यशैली से लेके जो भी बीमारी है या उसमें दिक्कत है, वो किससे पता लगाते हैं बेटा, अपन ईसीजी से, ठीक है ना। इसमें जो पहला ये वेव आती है इसको बोलते हैं पी वेव। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स आता है क्यू आर एस, इसको बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। और फिर आती है टी वेव। पी वेव का मतलब होता है बेटा आलिंदों के अंदर संकुचन, आलिंदों में सिस्टोल, आलिंदों में सिस्टोल। और इस ईसीजी की भाषा में इसको बोला जाता है एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, एट्रियल डीपोलराइजेशन। इसका मतलब क्या है, आलिंदों में सिस्टोल। फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, बताओ इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स तो निलयों का संकुचन ही बना सकता है, क्योंकि पूरे शरीर में खून भेज रहा है कि नहीं भेज रहा। तो ये है बेटा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल या फिर निलयों का प्रकुंचन। फिर है टी वेव, कौन सी वेव है, टी वेव। ये निलयों का क्या है, रिपोलराइजेशन, मतलब निलयों का डायस्टोल। क्लियर है बेटा। तो कौन सा पॉइंट, कौन सी वेव, कौन सा कॉम्प्लेक्स क्या बता रहा है, ये समझ में आया कि नहीं आया? लिखो।
लिख लिया बेटा? लिख दिया बेटा? अब लिखो CSF। क्या लिखना है? हटा दूं ये? हैं? सर ये कहाँ मिलेगी बुकलेट? कौन सी बुकलेट? ये अच्छा वो पेपर वाली? बेटा ये कोचिंग में मिल जाएगी, शिवालय से आगे आप मुफ्त में लेके जा सकते हो, लेकिन इसके लिए ब्रांच पे आना पड़ेगा बेटा। इसमें चारों पेपर दे रखे। चलें क्या? चलो बेटा, अब है क्या? अब है CSF। CSF मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड है बेटा? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कोई जानता है इसके बारे में? देखो बेटा, देखो बेटा, CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हमारे CNS के अंदर पाया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, है ना। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाया जाने वाला द्रव क्या कहलाता है? CSF। देखो ब्रेन एक बहुत VIP ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? VIP ऑर्गन। मतलब यहाँ पर हर किसी की एंट्री नहीं होती है भाई। शरीर में दुनिया भर का इन्फेक्शन लेके घूमता है ब्लड, तो कभी कोई इन्फेक्शन हो गया, कभी कोई इन्फेक्शन हो गया। अब हर इन्फेक्शन अगर ब्रेन के अंदर जाने लगा और ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया तो बेटा ब्रेन को बचा पाना मुश्किल है। और ब्रेन एक बार खराब हुआ तो पागल ही होगा आदमी सीधा। तो बात बात में पागल घूम रहे होते गली गली में। अगर भाई ब्लड पूरा ही जा रहा होता ब्रेन के अंदर तक तो घर गली में 15-20 पागल मिलते। ब्रेन खराब हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है भाई, सीधी सी बात है। तो ब्रेन के अंदर ब्लड की एंट्री होती नहीं है एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में। ब्लड ब्रेन बैरियर एक जगह होती है, कौन सी बेटा? ब्लड ब्रेन बैरियर। बोलो, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर के बाद में बेटा यहाँ पर ब्लड की एंट्री नहीं होगी, वहां से होगा CSF का निर्माण। किसका निर्माण होगा? CSF का। जो ऑक्सीजन लेके जानी है, ग्लूकोज लेके जाना है, CO2 लाने ले जानी, सारा काम ब्लड वाला कौन करेगा अंदर? CSF। और CSF केवल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही होता है, उसमें और किसी की एंट्री। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। तो ब्लड की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया और किसका निर्माण किया गया बेटा? CSF का निर्माण किया गया कि नहीं किया गया? समझ में आ गई ये चीज? चलो बेटा, तो लिखेंगे ने। लिख लिया क्या? चलो भाई देखो, लिखो अब। लिखेंगे बेटा, यह मस्तिष्क एवं स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाने वाला द्रव है। यह मस्तिष्क एवं स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाने वाला द्रव है जो 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 यहाँ पोषक तत्व एवं जो यहाँ पोषक तत्व एवं जो यहाँ पोषक तत्व एवं क्या पहुंचाता है? और गैसों के परिवहन का कार्य करता है। जो यहाँ पोषक तत्व एवं गैसों के परिवहन का कार्य करता है। करता है कि नहीं करता? बोलो ना। परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, पोषक तत्व एवं गैसों के परिवहन का कार्य करता है। देखो ब्रेन में तो कहाँ पाया जाता है बेटा? एक तो वेंट्रिकल्स के अंदर। ब्रेन में कहाँ पाया जाता है CSF? वेंट्रिकल्स। ऐसे मान लो ब्रेन के अंदर कुछ खाली स्थान है, खाली जगह होती है, छोटी छोटी खाली जगह होती है 3, उनको अपन क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। CSF एक तो कहाँ मिलेगा? वेंट्रिकल्स में, और एक मिलेगा बेटा सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर। कौन सी स्पेस के अंदर? सब एरेक्नोइड स्पेस। पढ़िए क्या है सर सब एरेक्नोइड स्पेस है? अब पढ़ लेंगे। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कहाँ मिलेगा बेटा? केवल सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर
वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो लिख लो बेटा, CSF निम्न स्थानों पर उपस्थित होता है। CSF निम्न स्थानों पर उपस्थित होता है। लिख लिया? लिख लिया क्या बेटा? अब देखो CSF का निर्माण, देखो एक जगह होती है बेटा, कौन सी? कोरोइड प्लेक्सस। कौन सी जगह होती है? कोरोइड प्लेक्सस एक जालनुमा जगह है जहां पर ब्लड रक्त छनकर क्या बनाता है? CSF। क्वेश्चन है आ जाए कि भाई CSF का निर्माण कहां होता है, तो ब्रेन में कोरोइड प्लेक्सस पे ब्लड छनता है और क्या बनाता है? CSF बनाता है। तो देखो CSF का निर्माण कोरोइड प्लेक्सस से, CSF का निर्माण कोरोइड प्लेक्सस से ब्लड को छानकर किया जाता है। CSF का निर्माण कोरोइड प्लेक्सस से ब्लड को छानकर किया जाता है। कोरोइड प्लेक्सस से ब्लड को छानकर किया जाता है। कोरोइड प्लेक्सस से रक्त को छानकर किया जाता है। किया जाता है कि नहीं किया जाता? बोलो ना। अब देखो बेटा, ब्लड ब्रेन बैरियर बताया था नहीं बताया था मैंने? ब्लड ब्रेन बैरियर के बाद में किसकी एंट्री नहीं है? किसकी? और इसका निर्माण एक प्रकार की कोशिकाएं होती है तारे के आकृति की। किसके आकृति की? तारे के आकृति। एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं ना, तारों का ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोसाइट कोशिकाएं होती है, ये किसका निर्माण करती है बेटा? ब्लड ब्रेन बैरियर का। लिखो, ब्लड ब्रेन बैरियर का निर्माण, ब्लड ब्रेन बैरियर का निर्माण ब्लड ब्रेन बैरियर का निर्माण एस्ट्रोसाइट कोशिकाएं ब्रैकेट में तारे के समान करती हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर का निर्माण एस्ट्रोसाइट कोशिकाएं ब्रैकेट में तारे के समान करती हैं। कौन सी कोशिकाएं करती हैं बेटा? एस्ट्रोसाइट। अब सब एरेक्नोइड स्पेस का नाम मतलब जानते हो आप? देखो बेटा, ब्रेन की 3 झिल्लियां होती हैं, सुनेंगे अब। ये लिख लिया? ब्लड ब्रेन बैरियर कौन बना रहा है? अब सुनना, सॉरी यो, इधर देखो, ये ब्रेन है बेटा। क्या है? इस ब्रेन के ऊपर 3 झिल्लियां हैं, एक पाया मैटर, दूसरी एरेक्नोइड और तीसरी ड्यूरा मैटर। ये ब्रेन है ना? पाया मैटर, एरेक्नोइड, ड्यूरा मैटर। सुनने दे भाई को। पाया मैटर, एरेक्नोइड, ड्यूरा मैटर। और ड्यूरा मैटर के ऊपर आएगा स्कल। ठीक है? स्कल,
ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, पायामेटर, ब्रेन। क्लियर है? ब्लड पायामेटर के अंदर तक रहता है, उसके बाद क्या बनता है फिर? CSF बन जाता है। क्लियर है? अरे बोलो। अब देखना, ड्यूरामेटर है सबसे ऊपर, फिर एरेक्नोइड, फिर पायामेटर, फिर ब्रेन। सबसे ऊपर जो बेटा ड्यूरामेटर है उसके नीचे खाली जगह, एरेक्नोइड के ऊपर और ड्यूरामेटर के नीचे, इसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। ड्यूरामेटर के जो जस्ट नीचे जगह है उसको क्या बोलते हैं? सब ड्यूरल स्पेस। समझ में आया? अरे बोलो। और ड्यूरामेटर के ऊपर भी एक खाली जगह, स्कल और ड्यूरामेटर के बीच में, उसको बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस। ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, पायामेटर। ड्यूरामेटर के ऊपर एपिड्यूरल, ड्यूरामेटर के नीचे सब ड्यूरल। समझ में आया? फिर कौन आया बेटा? एरेक्नोइड। एरेक्नोइड के नीचे आती है सब एरेक्नोइड स्पेस। कौन सी स्पेस? मतलब पायामेटर के ऊपर और एरेक्नोइड के नीचे कौन सी आती है? सब एरेक्नोइड स्पेस, जिसके ऊपर अंदर क्या पाया जाता है? CSF। ठीक है? पायामेटर में लेकिन ब्लड होता है। तुम सोचोगे सर पायामेटर तो नीचे गया, तो इसका सर्कुलेशन ही इस तरीके से होता है, सब एरेक्नोइड से सीधे कहां जाएगा? ब्रेन के अंदर जाएगा। क्लियर है? तो आप तो इतना याद रखना, सब एरेक्नोइड स्पेस और वेंट्रिकल्स के अंदर क्या पाया जाता है? CSF पाया जाता है। ठीक है? अब इसका मैं डायग्राम बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा बेटा मैं? बोलो ना, मैं क्या बनाऊंगा बेटा? बहुत बढ़िया बेटा, सब देखो ये डायग्राम बनाएंगे बेटा। बनाओ ये मेरे साथ में है। हाँ बनाओ बनाओ। बात बंद करे लीचड़ा।
बोलो ना। बना लिया क्या? बोलो ना। सोच के बैठे थे क्या पहले थे? लिख लिया क्या? चलो बेटा। एक तो खड़ा हो गया, मैं अब नहीं रुकूंगा। ये क्यों दबा रहा है? यही मिला दबाने के लिए यार। मर जाएगा वो, वैसे बेचारा मरा मरा ऐसा है। कोई ऐसा ढूंढ तगड़ा सा अजय जैसा, इसको दबा। क्यों है मनीष? समझता नहीं है यार, है ना? हाँ। क्या? हाँ तो अरे देख। चले बेटा। तो बेटा देखो, ये जो सुनेंगे एक बार, स्कल हो गया, ये ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर के ऊपर एपिड्यूरल, नीचे सबड्यूरल, फिर आ गया एरेक्नोइड, एरेक्नोइड के नीचे सब एरेक्नोइड, अरे बोलो, और फिर आ गया पायामेटर, और यहाँ क्या है? ये क्या है बेटा? ब्रेन। क्या है ये? ब्रेन। अरे बोलो क्या है ये? बोलो है कि नहीं बेटा? सुनो, अरे लिखने जल्दी रहते, सुन ले पहले। ये तीनों झिल्लियों को बोलते हैं मेनिन्जीज। क्या बोलते हैं? ब्रेन की झिल्लियां है कि नहीं? क्या बोलते हैं? मेनिन्जीज। इनमें इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं? क्लियर है बेटा? लिख लिया ये? अब लिखो। झिल्ली के ऊपर क्या है? कुछ नहीं है बेटा, झिल्ली के ऊपर कुछ नहीं है। ले अब देख ले, लिखो बेटा। मस्त, ये मेरु रज्जु और ब्रेन दोनों के ऊपर पाई जाती हैं झिल्लियां, है ना? तो लिखो, मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु के, मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु के, मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु के
चारों तरफ 3 झिल्लियां पाई जाती हैं, चारों तरफ 3 झिल्लियां पाई जाती हैं जिन्हें मेनिंजीज कहते हैं। चारों तरफ 3 झिल्लियां पाई जाती हैं जिन्हें मेनिंजीज कहते हैं। पूरी घंटी बजने के बाद क्यों उठाता है तू? नहीं, हमेशा तो पूरी घंटी बज जाएंगी जब लास्ट घंटी पर उठाता है। हाँ है। अरे बेटा ऐसे नहीं करते, सुधर जा, पानी भिजवा दे क्लास में। तुम सालों मास्टर को प्यासा मारते हो बेशर्मो, है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, डूब के मर जाना चाहिए नीचो, नीच कोचिंग वालों, बेशर्मो। आज थू है तुम्हारे ऊपर बेटा, है ना बेटा? देखो है ना ना, बस बेटा बस, तेरा जल मत तेरा आ जाएगा। अरे आ जाएगा, बैठ जा। अरे ले जा, ये ये लड़के लेके आए। किसकी है? ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिंदगी की। तो मैं तो पहले ही कहता था ना, बोतल बोतल इससे। मैं कल परसों की बात है, पिछले संडे की, मैं अजमेर गया, मैं बोतल लेके गया, ठीक है। मैं एक ढाबे पे रुका, ढाबे बोतल रखी और वहीं रखी रह गई। तो बेटा जो बोतल लेके आ रहे हैं ना, वो असली लड़के नहीं है। प्लास्टिक तक आपको सहन किया जा सकता है, ये यार मिल्टन मिल्टन की नहीं चलती अपने। क्या कहते हैं बेटा? मेनिंजीज कहते हैं कि नहीं कहते? मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत ले जाना कि सर नहीं मर्दान की पे कैसे उंगली उठाई। लेकिन बेटा मेनिंजीज का इन्फ्लामेशन, आवाज नहीं, मेनिंजीज का इन्फ्लामेशन, मेनिंजीज का इन्फ्लामेशन। भाई खोल देना गेट वेट, मर जाएंगे इसमें। मेनिंजाइटिस आ गया भांजे। सुन, कॉफी कॉफी कॉफी, इस पे कई प्रकार की कॉफी है, फिर अभी पिला देगा, फिर बोलेगा। चलो बेटा, क्या बोलेंगे? मेनिंजाइटिस। अब लिखो ब्रेन का इन्फ्लामेशन। कॉफी पिला दो। अरे हॉट भैया, कोल्ड में मारेगा कि लड़की समझाए क्या? लड़कियां पीती। कोल्ड कॉफी फेवरेट होती है लड़कियों की, हॉट कॉफी फेवरेट होती है लड़कों की। क्या बेटा, क्या कह रही है? कोल्ड कॉफी तो वो लड़के नहीं है। चलो ले यार, बात समझ गया, तुम्हारी भावना समझ गया। अब लिखो स्पाइनल कोड। अरे अभी पूछ लूंगा, रो जाएगा। स्पाइनल कोड का कहलाता है माइलाइटिस, और ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों का इन्फ्लामेशन एन्सेफेलोमाइलाइटिस। ले बेटा ले लेना, तुम्हारी बोतल पी लेना यार, तुम प्यासे मरोगे नहीं तो। है? तुझे पीना है? दे दूं क्या भाई तेरा पानी इसको? अरे तेरी बोतल घूम रही है वहां तक, तू ही है मतलब वो है गुनेगार। लिख लिया क्या बेटा? बेटा एन्सेफेलोमाइलाइटिस, ये माइलाइटिस। लिख दिया क्या?
जल्दी करो यार, कम से कम 30 तक ये तो खत्म कर लो तुम्हारी फिजियो, फिर फार्मा चालू करें अपन। कल तुम्हारी लंबी टेकूंगा मैं। कितने बजे आते हो तुम? कल टेकता हूं तुम्हारी। चलो भाई, चलेंगे। अब लिखो बेटा लिम्फ या लसीका। अरे भाई समझ में आ गया ना, मेनिंजाइटिस, एनसेफेलाइटिस, माइलाइटिस और एनसेफेलोमाइलाइटिस। क्लियर है बेटा? बुरा सा मौके पर नाराज क्यों हो रही है? आ गया समझ में? बता दे, किसी ने कुछ बोल दिया तुझे? किसकी हिम्मत हुई छोरी कुछ बोलने की? हमारी प्रेम को क्या बोला बेटा बता? कल से ही नाराज है क्या? है कल से ही नाराज है? किसी ने कुछ बोला तुझे? रैंक अच्छी नहीं आई? रैंक बढ़िया आई? तबीयत खराब है? चलो बेटा आ जाओ। क्या पढ़ रहे थे अपन? लिम्फ। हेडिंग डालेंगे बेटा लिम्फ या फिर लसीका। वैसे देखो लसीका के बारे में बता चुका हूं मैं तुम्हें, है ना? क्या बताया था? लिम्फ बराबर ब्लड माइनस आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स, और डब्ल्यूबीसी क्या थी? अधिक थी कि नहीं थी? ये क्या होता है? लिम्फ होता है। अब सुनना मेरी बात, ओए अब सुनना मेरी बात, कि कोशिकाओं तक देखो ब्लड नहीं जाता है। सॉरी, कोशिकाओं तक ब्लड नहीं जाता है। कोशिकाओं से पहले ही ब्लड किसका निर्माण कर देता है? लिम्फ का। कोशिका तक चीजें पहुंचाने का काम ब्लड का ही भाई है, लिम्फ छोटा भाई। तो कोशिका तक पर्टिकुलरली पहुंचाने का काम कौन करता है? लिम्फ। कोशिका से पहले ही ब्लड क्या बना देता है? लिम्फ बना देता है। तो भाई कोशिका तक आदान प्रदान कौन कर रहा है? लिम्फ। दूसरा, इसमें डब्ल्यूबीसी ज्यादा है कि नहीं? तो ये प्रतिरक्षा से भी संबंधित होगा कि नहीं होगा? वेरी गुड। लिखो बेटा लिम्फ के बारे में। यह ऊतकों में पाया जाने वाला द्रव है, हाँ ये लिखो लिखो लिखो। थोड़ा खोल दो यार गेट को, पूरा मत खोले, उसको दिखेगा नहीं फिर। हाँ बस। चले, लिखो बेटा, यह ऊतकों में पाया जाने वाला द्रव है जिसके द्वारा, यह ऊतकों में पाया जाने वाला द्रव है जिसके द्वारा, यह ऊतकों में पाया जाने वाला द्रव है जिसके द्वारा कोशिका को पदार्थों का आदान प्रदान किया जाता है। यह ऊतकों में पाया जाने वाला द्रव है जिसके द्वारा कोशिका को पदार्थों का आदान प्रदान किया जाता है, जिसके द्वारा कोशिका को पदार्थों का आदान प्रदान किया जाता है। यह ऊतकों में पाया जाने वाला द्रव है जिसके द्वारा कोशिका को पदार्थों का आदान प्रदान किया जाता है। लिख लिया बेटा? बोलो ना। तो ये क्या हो गया आपका? लिम्फ। लिम्फ का मुख्य कार्य क्या हो गया? पदार्थों का कोशिका तक आदान प्रदान करना, क्योंकि वहां तक ब्लड नहीं जाता है। क्या बना देता है? लिम्फ बना देता है। अब आएगा बेटा जर्म लेयर्स। क्या आएगा? सर आपकी क्वेश्चन बुक कब आएगी? क्या कह रहा है? खुद को ही नहीं पता इनको? नहीं, अब आ जाएगी। फाइनल करेक्शन करवा रहा हूं मैं, बच्चों वाला करेक्शन मैंने तो कर दिया, अब बच्चों से करवा रहा हूँ। 2 बच्चे हैं अपने, वो करके मुझे दे देंगे, फाइनल करेक्शन देंगे, फिर लॉन्चिंग है सीधी। अरे बोलो बेटा, कई स्टेप होते हैं ऐसे, हवा में नहीं आ जाती हैं किताबें, है ना? पहले मैंने मैटर दिया, फिर टाइप हुआ, फिर उसमें करेक्शन किए, फिर वापस उसने आंसर की लगाई, उसने आंसर की बनाई, फिर मैंने चेक किया, फिर करेक्शन किए, फिर उसने चेक करके दोबारा करेक्शन सही किए।
अब बच्चे करेक्ट करेंगे, फिर मैं करूंगा, फिर आएगी। अब लास्ट स्टेप चल रहा है, बच्चे चेक कर रहे हैं। जोर से बोल। क्वेश्चन है बस। हाँ 10 के पूरे, ऑल सब्जेक्ट है। क्या 30 मॉडल पेपर है, पुराने पेपर भी है उसके अंदर चारों, है ना। 30 मॉडल पेपर गया, पुराना पेपर चारों, तो 34 1 33 34 पेपर हो जाएंगे, 80 के सेट है। किसी के लिए फ्री नहीं है। कोचिंग की नहीं है वो, मेरी है, ध्यान रखना। पर्सनल निकाल रहा हूं मैं। एक एक बोलो। हाँ कितने लोग हैं? अरे ज्यादा नहीं, 150 रुपए के आसपास कॉस्ट आएगी। अपन मुझे कमाना नहीं है उससे कुछ। अरे मैं तुमसे कुछ कमा, तुम्हारी फोटोकॉपी की कॉस्ट से कम कॉस्ट रहेगी। जितने पेज होंगे उतने रुपए, और क्या सस्ता करूं बताओ। तो कमाई नहीं है इसमें, तो खाली नाम के लिए ऐसे भाई थारा भाई हरसेंदर की ये क्वेश्चन महंगा ही है। बुक से क्या कमाई करूंगा यार मैं, है ना। कमाई के लिए बुक नहीं होती है, बुक केवल नाम के लिए होती है, कमाई के लिए और साधन अपने पास ठीक ठाक है ना बेटा। तो वो तुम्हारे लिए ही है, फोटोकॉपी के पैसे लूंगा। क्या कह रहा है? नाम आएगी तब देखना। क्या लिखा? जर्म लेयर। तो बेटा आप लिखो जर्म लेयर, जनन स्तर। क्या होते हैं जनन स्तर, कोई बताएगा? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये जनन स्तन है। सुनना, ओए सुन बेटा, देख बेटा सुनना। यहाँ पे सबसे पहले जायगोट बनता है कि नहीं बनता? जायगोट हमारे जीवन की प्रथम कोशिका है कि नहीं? एक कोशिका है। फिर इसमें क्या होगा बेटा? माइटोसिस। क्या होगा इसमें? होगा कि नहीं होगा? माइटोसिस इसमें कई सारे होंगे, तो फिर बनेगा मोरूला। क्या बनेगा? मोरूला होती है 8 से 16 कोशिका की स्टेज। कितने कोशिका की स्टेज? 8 से 16 कोशिका की स्टेज। मोरूला के बाद में बनता है बेटा ब्लास्टूला। क्या बनता है? ब्लास्टूला को ब्लास्टोसिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर फिर माइटोसिस होंगे और बनेगा बेटा गैस्ट्रूला। क्या बनेगा? गैस्ट्रूला। और ब्लास्टूला से गैस्ट्रूला बनने की जो प्रक्रिया है उसे बोलते हैं गैस्ट्रूलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? या फिर गैस्ट्रूला भवन। कौन सा भवन? गैस्ट्रूला भवन। अब जब गैस्ट्रूला भवन होता है, गैस्ट्रूलेशन होता है, तो बेटा ब्लास्टूला तक ऐसा है कि तुम एक कोशिका को भी उठा लोगे ना तो उससे पूरा शरीर बना सकते हो। अगर ब्लास्टूला तक की एक कोशिका ने, क्योंकि यहाँ तक की जो कोशिकाएं होती है बेटा वो पूरा शरीर बनाने की क्षमताएं रखती है। क्लियर है? इनमें टोटियोपोटेंसी भी होती है। लेकिन जैसे ही गैस्ट्रूला बन जाएगा तो इसकी एक कोशिका पूरा शरीर नहीं बना सकती, क्योंकि यहाँ पर विभेदन हो जाता है। गैस्ट्रूला के अंदर क्या हो जाता है बेटा? विभेदन, डिफरेंशिएशन हो जाता है। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? व्हाट इज विभेदन? विभेदन या डिफरेंशिएशन का मतलब यह है कि गैस्ट्रूला 3 भागों में विभाजित हो चुका है। गैस्ट्रूला कितने भागों में विभाजित हो चुका है बेटा? 3। सबसे बाहर वाला भाग बन गया एक्टोडर्म का, बीच वाला भाग बन गया मीजोडर्म का, और सबसे अंदर वाला भाग बन गया एंडोडर्म। और तीनों ही परतों ने अपने कार्य बांट लिए। एक्टोडर्म कहेगा ठीक है मैं नर्वस सिस्टम बना दूंगा, मैं स्किन बना दूंगा, मैं ये बना दूंगा, मैं वो बना दूंगा। मीजोडर्म बोलेगा ठीक है मैं मस्कुलर सिस्टम और कनेक्टिव टिश्यू पूरा बना दूंगा। एंडोडर्म बोलेगा ठीक है भाई लिवर वगैरह ये कुछ ऑर्गन मुझे दे दो, इनको मैं बना दूंगा। मतलब तीनों परतों ने अपना अपना काम बांट लिया कि नहीं बांट लिया? बोलो। तो अब प्रत्येक कोशिका पूरा शरीर बना सकती है क्या? कोशिका कोई लोगे तो वो या तो इसकी होगी या इसकी होगी या इसकी होगी, पूरा शरीर कैसे बना सकते हो? मतलब यहाँ पर क्या हो गया? विभेदन। कार्य बट गया कि नहीं बट गया? और 3 जर्म लेयर का निर्माण हो गया, और यहाँ से ये तीनों जर्म लेयर अपने अपने अंगों का निर्माण करेंगे। तो जर्म लेयर का मतलब समझ गए क्या बेटा? पक्की बात है? चलो लिखो, लिखो पहले। गैस्ट्रुलेशन द्वारा भ्रूण में विभेदन होता है। लिखो पहले,
हाँ सब जगह अवेलेबल रहेगी, ऑनलाइन भिजवा देंगे बेटा। देखो गैस्ट्रुलेशन द्वारा भ्रूण में विभेदन होता है, गैस्ट्रुलेशन द्वारा भ्रूण में विभेदन होता है। गैस्ट्रुलेशन द्वारा भ्रूण में विभेदन होता है, जिससे गैस्ट्रुला में 3 परतों का निर्माण हो जाता है, जिससे गैस्ट्रुला में 3 परतों का निर्माण हो जाता है। जिससे गैस्ट्रुला में 3 परतों का निर्माण हो जाता है। नाम लिख दो तीनों का, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। फिजियो बड़ी पड़ गई है, कितनी क्लास हो गई होंगी? 20? 20 तो गए, कम से कम 45 घंटे तो हो गए। 45 घंटे पे तो गई होगी आराम से। लिखो अब इसको, ए बेटा, एक आधे घंटे की तो 3 की भी तो है, 45-50 घंटे, 50 घंटे तक जाएगी फिजियो, जाती है। बड़ी सब्जेक्ट है, क्वेश्चन भी 10 से 12 आते हैं यहाँ से। लिखो ये, क्योंकि अपन धीरे भी नहीं चले, शुरू से स्पीड लेके रखी है। लिखेंगे भाई, जल्दी लिखेंगे। लोग इसको 20 घंटे में भी करा देते हैं, फिजियोलॉजी को 15-20 घंटे में भी करा देते हैं लोग, कराने वाले कराते हैं आसपास, नहीं कराते हैं। आप जानकारी कर लेना, अपने यार मित्र जो पढ़ रहे हो ना इधर उधर, उनसे पूछना कि जेनेटिक्स में कितनी क्लास ली, फिजियो में कितनी क्लास ली। कोई सब्जेक्ट 20 घंटे से ऊपर की नहीं है। क्या बेटा, थोड़ा तेज बोल, क्या कह रहा है? 8 में करा देते हैं? तूने की हुई है 8 घंटे में? कहाँ? नाम बता दे, मैं नहीं बोलूंगा तू तो। बांसवाड़ा में? बांसवाड़ा में कौन सी कोचिंग आ गई? डूंगरपुर में तो लेखपाल बॉस ने चलाई थी एक बार, वो तो भरतपुर पहुंच गए खुद ही। हाँ। नाम ही देते हैं, और कोई लेना देना नहीं है अपना, है पहले, अब कोई लेना देना नहीं। पहले लिया हुआ है। अरे पहले वो रोने लग जाते हैं कि हमारा ये मास्टर नहीं, वो नहीं है, तो पहले ले आया था मैं। अब कहीं नहीं जाता, अब कहाँ है टाइम। लिख लिया बेटा, है बेटा? WBC पर प्लाज्मा लिम्फ होगा, हाँ कह सकते हैं। क्लोरीन फैक्टर तो है ही इसमें। हाँ, अरे ऐसे ही दे देते हैं वो यार, अब किस किस से रोके साला, किस पे से कोर्ट केस करूं मैं। चलो लिखो, 3 जन्म ले। ऐसे तो कोई बता रहा था उस दिन, बूंदी बूंदी की कोई कोचिंग है, बूंदी मैंने देखा ही नहीं मेरे जीवन में, वो मेरा नाम दे रहे हैं। बांसवाड़ा में दे रहे हैं सब फैकल्टी। क्या कह रहा है? चलो अरे धीरे धीरे, एक जना बोल, क्या कह रहा है? काम से काम, नाम से नाम होगा। अरे छोड़ो रे, कोई ना, अपने ज्यादा नाम नहीं चाहिए। आ जाओ, अरे बस बस बेटा, आ जा इधर, आ जा। अब आवाज नहीं, इधर आ जाओ, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, मैं लपेट दूंगा अभी। एक तो है बेटा एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है? एक तो ऑर्डर, ठीक है। दूसरा बेटा नर्वस सिस्टम, क्या बनता है? लिख लो। और तीसरा बेटा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, लिख लो ये। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम
इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम मतलब अध्यावरणी तंत्र, जिसके अंदर स्किन आती है, ठीक है। स्किन आ गई, एपिथीलियम आ जाएगी। एपिथीलियल टिश्यू नाम सुना है? वो भी किससे बनी होती है बेटा? एक्टोडर्म से। फिर आता है मीजोडर्म। मीजोडर्म से बनता है बेटा मस्कुलर टिश्यू। पेशीय ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। और एंडोडर्म बनाता है बेटा लिवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर। देख, आहार नाल बेटा एक पर्टिकुलर टिश्यू नहीं है। जैसे तू स्टोमक को भी ले लेगा तो उसके अंदर क्या तेरा कनेक्टिव टिश्यू भी है, होता है कि ब्लड तो है उसके अंदर, उसके अंदर मस्कुलर टिश्यू भी है। तो ये तो किससे बन जाएंगे? मीजोडर्म से, है ना। लिवर भी आता है आहार नाल में, तो ये बन गया। अलग अलग अंग अलग अलग से बनता है भाई। 4 प्रकार के टिश्यू होते कि नहीं होते मेन? अरे बोलो, एक बार सुन लो, एक बार सुन लो भाई। 4 प्रकार के मेन टिश्यू होते हैं। इसमें से नर्वस टिश्यू कौन बनाता है? एक्टोडर्म। एपिथेलियम कौन बनाता है? एक्टोडर्म। मस्कुलर टिश्यू कौन बनाता है? मीजोडर्म। और कनेक्टिव टिश्यू कौन बनाता है? चारों टिश्यू आ चुके हैं। एंडोडर्म कुछ ऑर्गन वगैरह है पर्टिकुलर, उनको बनाता है, जैसे लिवर है, पैंक्रियाज है। पूरी बॉडी आ गई इनमें। अब कोई पूछ ले अस्थि कौन से टिश्यू से बनती है? मीजोडर्म से ना भाई। किस में आ गया? कनेक्टिव टिश्यू। तो ये तो अब आपको खुद समझना पड़ेगा, एनाटॉमी पढ़ चुके हो, मैं एक एक चीज नहीं बताऊंगा आप। अरे बोलो ना, क्योंकि टिश्यू 4 ही प्रकार के होते हैं बेटा। चलें आगे। मुंह की तरफ मत देखो, 4 ही होते हैं, वैसे ही बताएं बॉस ने 6 होते 4 ही हैं। मैं बता रहा हूँ ना, होते 4 ही हैं, बॉस ने ज्यादा क्लासीफाई किए हुए हो, तो 6 बताएं आपको याद कराने के हिसाब से, ठीक है। चले क्या? ये मत करे, मार दूंगा। चले क्या बेटा? अब देखो बेटा, क्लीवेज विभाजन। कौन सा विभाजन? क्लीवेज। क्लीवेज विभाजन या विदलन विभाजन, क्या बोलते हैं बेटा? या फिर इसको विदलन विभाजन। अरे कौन सा विभाजन है? क्लीवेज विभाजन या फिर, देखो ये विभाजन होते हैं आरंभिक भ्रूण के अंदर। किसके अंदर होते हैं बेटा? शुरू का भ्रूण है, मतलब अभी बताया ना मैंने, जायगोट होता है। जायगोट में कितनी सेल होती है? बोलो। जायगोट से क्या बन गया? मोरूला तो 8 और 16 पे आता है। पहले 1 से 2 सेल बनेंगी, फिर 2 से कितनी बनेंगी बेटा? 4। 4 से 8। 8 से 16। कितनी हो गई? हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7, जितनी भी हो गई ये 16। तो 1 से 2 4 8 16। तो आरंभिक भ्रूण जो होता है, आपने देखा कि कोशिकाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ जा रही भाई? 1 से 16 हो गई कि नहीं हो गई? तो कोशिकाओं की संख्या लगातार क्या होती जा रही है?
अरे बोलो, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही? और भ्रूण के आकार में कोई परिवर्तन हुआ है क्या? आप देखो, कोशिकाओं की संख्या बढ़ी है, भ्रूण यहां भी इतना था और यहां भी इतना है। मतलब आरंभिक भ्रूण में होने वाले विभाजन जिनमें भ्रूण का आकार तो नहीं बढ़ता है, लेकिन कोशिकाओं की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। मतलब कोशिकाओं का साइज लगातार क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। अरे कोशिका तो छोटी होती जा रही है, साइज छोटा होता जा रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है। भ्रूण का आकार कांस्टेंट है, नियत है। अरे बोलो, तो ऐसे विभाजन क्या कहलाते हैं? क्लीवेज विभाजन। कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है जबकि भ्रूण का, लिख लो, जबकि भ्रूण का आकार नियत रहता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जो आपकी बची हुई है उनको मैं एक साथ करा रहा हूं। कल फिजियो खत्म करा देंगे अपन। बोलो ना, हाँ। आगे इसी प्रकार ढोलक बजवाने के लिए और गीत सुनने के लिए करें 101 रुपए। यार करते ही नहीं है तो फिर डिमांड कम है तो रेट गिरानी पड़ती है क्या बेटा? सप्लाई तो फुल है, डिमांड सप्लाई फुल है, डिमांड नहीं है। प्रोडक्ट बदलना पड़ेगा। क्या कर देगी? नहीं बनाएगी, बिना बनाए क्या करेगी? तो बिना बनाए कैसे समझेगी इसको? कर दी ना अनपढ़ों वाली बात। कोई मतलब की नहीं है वो रोटियां बेटा जो तू खा के आई है। जब इतना दिमाग नहीं लगा सकती है तो बुरा थोड़ी मान रही है मेरी बातों का। मान बेटा, मानना चाहिए कि भाई वो अन्न खाया हमने, ऊर्जा खाया और मतलब कुछ निकला नहीं। तो यही समझ में नहीं आ रहा डायग्राम बनाना है कि नहीं बनाना। ये तो बेवकूफ है तभी तेरे पास बैठा है। दिमाग होता तो दूर बैठता पहले ही। हाँ बेटा फटाफट लिखो। मजाक कर रहा हूँ अंकित, बुरा थोड़ी मान रहा है बेटा। नहीं, लौंडे बुरा मान जाए अपने को फर्क भी नहीं पड़ता है। देख, लड़कियां बुरा नहीं मानना चाहिए। नहीं, थोड़ा बहुत मान जाए चलता है। ये चंदा कैसे आ रहा है इसमें? जानता है ऊँटे को तेरे को। चले क्या बेटा? हाँ तो मजे कर तो तू यार। चले बेटा। अब देखो ट्विंस, एक चीज अब क्या है, जुड़वा का नाम सुना है कि नहीं सुना? देखो बेटा, जुड़वा दो प्रकार के होते हैं। जुड़वा कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होते हैं बेटा मोनोजाइगोटिक ट्विंस। एक तो कौन से होते हैं बेटा? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। एक होते हैं बेटा डाइजाइगोटिक ट्विंस। मतलब क्या है सुनना भाई। एक तो तुमने जुड़वा देखे होंगे, कहां जा रहा है? ठीक। एक तो तुमने जुड़वा देखे होंगे बेटा जिनकी हुबहू शक्ल मिलती है ना? संगीता बबीता, चिंकी मिंकी, वो कपिल शर्मा शो में आती थी ना, मेरा नाम चिंकी है, मेरा नाम पिंकी है, मैं डेडे डेडे मैं तू डेडे। अरे यार वो धंधा बना लिया उन्होंने अपना। तो समझ रहे हो ना बेटा? तो चिंकी मिंकी पता नहीं चलता ना क्या सिस्टम है क्या नहीं है। अरे बोलो, कल को हस्बैंड भी कंफ्यूज है, साली कौन है और बीवी कौन है।
वो वाला, एक तो वो वाला जुड़वा, एक तो वो वाला जुड़वा है। तो एक तो वो वाला जुड़वा है, उसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। देखो हुआ क्या, एक जाइगोट बना, एक जाइगोट दो भागों में टूट गया। एक जाइगोट कितने भागों में टूट गया, तो कितने बच्चे बन गए, दो बच्चे। तो क्रॉसिंग ओवर तो पहले ही हो लिया कि नहीं हो लिया, एक स्पर्म और एक अंडे में क्रॉसिंग ओवर हो लिया। अब जाइगोट बना, जाइगोट से तो एक बच्चा बनना था, टूट के दो बनेंगे, दोनों समान बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अरे अगर जाइगोट, मैंने अभी बताया, अगर जाइगोट क्या, अगर भ्रूण आपका ब्लास्टुला तक टूट जाता है तो दो बच्चे ही बनेंगे, क्योंकि वहां तक विभेदन नहीं हुआ। गैस्ट्रुला में टूटा तो दिक्कत होगी। वो गैस्ट्रुला में टूटता है तो आपने देखो कहीं से सिर मिले आ गए, किसी के यहां से मिला आ गया, वो किसके होते हैं बेटा, उनका गैस्ट्रुला, या गैस्ट्रुला के बाद में टूटता है तो ये दिक्कत होती है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। तो ये एक ही जाइगोट से बनने वाले क्या होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक रामू से हम खूब देखे होंगे, साथ में पैदा हुए लेकिन शकल नहीं मिलती, कलर नहीं मिलता, लक्षण नहीं मिलते, कि फिर काय के जुड़वाओ तुम, कि पैदा तो हम आधे घंटे गैप पे हुए थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जुड़वाए, जुड़वा तो है लेकिन वो मोनोजाइगोटिक, एक जाइगोट से नहीं बने, उनके जाइगोट ही दो बने थे। गलती से फीमेल के अंदर अंडे कितने बन गए थे, दो, और स्पर्म तो मिलियंस में जाते हैं, स्पर्म तो मिलियंस में जाते हैं, तो अंडे दो बन गए तो दो स्पर्म गए, दो स्पर्म गए तो बेटा क्या हुआ, दो स्पर्म गए तो क्या हुआ, दो जाइगोट बने, और दो जाइगोट अलग अलग बने कि नहीं बने, स्पर्म भी अलग गया, अंडा भी अलग गया, दोनों ओवेरी से एक एक अंडा आ गया। अरे बोलो, तो दो जुड़वा बच्चे पैदा हो गए। इसमें देखो, इसमें लिंग अलग हो सकता है क्या, अरे लिंग तो छोड़े, जीन अलग नहीं है, इनका डीएनए भी सेम है। इनका इनका अगर एक मर्डर करके आ जाए, दूसरा पकड़ लिया जाए तो डीएनए मैच कर जाएगा, ये सिस्टम है इनका। हाँ, डीएनए को भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप नहीं पहचान सकते, सेम है डिट्टो। अरे नहीं आएगा, डीएनए में सेम नहीं होगा, तुम बताओ यार, जाइगोट एक है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी इनके एक मर्डर करके आ जाएगा, दूसरा पकड़ ले भले, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कभी भी मोनोजाइगोटिक ट्विंस में नहीं पहचान कर सकती, डीएनए सेम है उनका, तभी तो शकल वकल सब कुछ सेम है यार। अब भले एक वेस्ट इंडीज में जाके रहने लग जाए चिंकी जाके तो काली पड़ जाएगी, बाकी सेम है एनवायरमेंट में, तो सेम है कि नहीं, अरे बोलो, जीनोटाइप क्या है उनका, सेम। ये अलग, इनका लिंग भी अलग हो सकता है, रंग छोड़ो, इनका नर और मादा, मेल फीमेल दोनों पैदा हो सकते। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, अरे बोलो ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो लिखो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में हेडिंग लगा लो, थैंक्स अ लॉट। लिखो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में इनका निर्माण देखो, इनका निर्माण एक जाइगोट के इनका निर्माण एक जाइगोट के दो भागों में टूटने से होता है। इनका निर्माण एक जाइगोट के दो भागों में टूटने से होता है। इनका निर्माण एक जाइगोट के दो भागों में टूटने से होता है। ये दोनों जुड़वा एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। ये जुड़वा एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। ये जुड़वा एक दूसरे के आइडेंटिकल लिख लो, या हूबहू लिख लो, तुम्हारी मर्जी है वो लिख लो। ये जुड़वा एक दूसरे के हूबहू होते हैं या आइडेंटिकल होते हैं, एक ही बात है। अर्थात इनके जीन से लेके लक्षण सब समान होते हैं। अर्थात इनके जीन से लेके लक्षण सब समान होते हैं।
अर्थात इनके जीन से लेके लक्षण सब समान होते हैं। अब देखो डाइजाइगोटिक ट्विंस, अर्थात इनके जीन से लेके लक्षण सब, ये भी जीन की वजह से ही होता है क्या? अरे एक में दो स्पर्म किसमें? अरे गधाया क्या तू? ऐसा तो संभव ही नहीं है, कह रहा है साहब एक में दो स्पर्म गए थे क्या? ऐसा तो संभव ही नहीं है, एक स्पर्म घुसते ही अंडा लॉक हो जाता है ना, एकदम लॉक, दूसरे स्पर्म की एंट्री नहीं होती। अबे गधे, एक जायगोट का बच्चा बन गया, एक वो दो भाग में टूट गया। तू समझा नहीं है यार, देख ये भ्रूण है। अरे ब्लास्टूला तक कितनी सेल हो गई? बहुत सारी सेल हो गई, ये दो भाग में टूट गया। मोरूला है मान ले 8 से 16 सेल का, कितने भाग में टूट गया? ये एक बच्चा बना देगा, ये दूसरा बच्चा बना देगा। गैस्ट्रोला तक हर कोशिका एक बच्चा बना सकती है। अगर ये 15 भाग में टूट जाएगा तो 15 बच्चे बन जाएंगे। समझ रहा है ना? बनते नहीं है पर बन सकते। समझ में आया बेटा? लिखो डाइजाइगोटिक ट्विंस में, लिखो इनका निर्माण अलग अलग जायगोट से होता है। लिखो इनका निर्माण अलग अलग जायगोट से होता है, अर्थात इनके लक्षण, जीन, लिंग सब असमान हो सकते हैं। इनका निर्माण अलग अलग जायगोट से होता है, अर्थात इनके लक्षण, जीन, लिंग सब असमान हो सकते हैं, सब असमान हो सकते हैं। अब लिखो बेटा अडर। बेटा ये पप्पी का रंग अलग अलग क्यों होता है डॉग में, ये पढ़ोगे आप गायनी के अंदर, सारा मेरे से ही पढ़ लो अभी। अडर या फिर अयन, क्या कह रही बेटा? अडर या फिर अयन। उत्पत्ति लिखेंगे एक्टोडर्म। वो फिकंडिटी होती है, वो वहीं पढ़ोगे, अभी ज्यादा अपन इसमें नहीं जाएंगे, अपना सिलेबस कर लो पहले। उत्पत्ति लिखो एक्टोडर्म। क्या लिखोगे बेटा? उत्पत्ति एक्टोडर्म। देखो इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो इसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो किसका रूपांतरण होती है स्तन ग्रंथियां? स्वेद ग्रंथियों का, जो स्वेद ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स। इसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं जो स्वेद ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं। अब लिखो अडर को सहारा देने वाली संरचना है। अडर को सहारा देने वाली संरचना है। सबसे पहली तो कौन हो जाएगी बेटा? स्किन। दूसरा लिखना मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट। दूसरा क्या लिखोगे बेटा? ओए, दूसरा क्या लिखोगे? मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट। और तीसरा लिखो लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट। स्किन, मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट, लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट।
हाँ भाई, अब लिखो अडर ब्रेकडाउन के लिए कौन सा लिगामेंट जिम्मेदार है? अडर ब्रेकडाउन के लिए कौन सा लिगामेंट जिम्मेदार है? अडर ब्रेकडाउन के लिए कौन सा लिगामेंट जिम्मेदार है? चला लिया, फोन चला लिया, आ गया मजा आनंद बेटा? क्यों चला रही है? तो अडर ब्रेकडाउन के लिए कौन सा लिगामेंट जिम्मेदार है? देखो, अडर ब्रेकडाउन क्या होता है बेटा? कई गायें जैसे एचएफ हो गई, जर्सी हो गई, जो बहुत हाई मिल्क यील्डिंग कैटल्स होती है ना बेटा, सुन लो ओए, जो हाई मिल्क यील्डिंग कैटल्स होती है उनका अडर साइज बहुत बड़ा होता है ना। वजन होने के कारण कई बार क्या होता है, अडर का लिगामेंट टूट जाता है और अडर लटक जाता है नीचे, स्किन पर लटक जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा लिगामेंट मुख्य रूप से जिम्मेदार है अडर ब्रेकडाउन के लिए? तो याद रखना बेटा, मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट। कौन सा? लिख लो आंसर, मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट। अब लिखो नोट डाल के, 1 ml दूध के उत्पादन के लिए अडर से कितने खून को गुजरना पड़ता है? लिखा हुआ है, लिखा हुआ है तो क्यों लिखाऊं? देखो, दुग्ध उत्पादन के लिए सॉरी 1 ml दूध के उत्पादन के लिए 1 ml दूध के उत्पादन के लिए 1 ml दूध के उत्पादन के लिए रक्त से सॉरी अडर से लगभग 400 से 500 ml रक्त को गुजरना होता है। 1 ml दूध के उत्पादन के लिए अडर से लगभग 400 से 500 ml रक्त को गुजरना होता है। लगभग 400 से 500 ml रक्त को गुजरना होता है। अब देखो अडर में परिसंचरण, लिख लो एक्सटर्नल पोडिक आर्टरी, ये तो आर्टरी होती है जो खून लेके जाती है, और एक्सटर्नल पोडिक वेन खून लेके आती है। एक होती है बेटा सबक्यूटेनियस एब्डोमिनल वेन, सबक्यूटेनियस एब्डोमिनल वेन, इसको जाना जाता है बेटा मिल्क वेन के नाम से। मिल्क वेन की मोटाई जितनी ज्यादा होगी, दुग्ध उत्पादन जानवर में उतना ही ज्यादा होगा। तो अच्छे जो ग्राहक होते हैं खरीदने वाले, वो मिल्क वेन को चेक करते हैं कि कितनी मोटी मिल्क वेन है, और मिल्क वेन क्योंकि खून सप्लाई जितनी ज्यादा उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, दूध का उत्पादन होगा। अरे हे ना अब क्वेश्चन लिखो बेटा, निम्न में से कौन सी रक्त वाहिनी जानवर की दुग्ध क्षमता को इंगित करती है?
निम्न में से कौन सी रक्तवाहिनी जानवर की दुग्ध क्षमता को इंगित करती है? निम्न में से कौन सी रक्तवाहिनी जानवर की दुग्ध क्षमता को इंगित करती है? निम्न में से कौन सी रक्तवाहिनी जानवर की दुग्ध क्षमता को इंगित करती है? अरे क्या है, कौन सी रक्तवाहिनी जानवर की दुग्ध क्षमता को इंगित करती है? क्या कंफ्यूज हो रहा है बता? क्या लिखना नहीं आ रहा गधे? इंगित लिखना नहीं। लिखो बेटा, सबक्यूटेनियस एब्डोमिनल वेन। और क्या? हाँ, कोई सजा थोड़ी है इसके लिए। लिख लो बेटा, मिल्क वेन, सबक्यूटेनियस एब्डोमिनल वेन आंसर है। और क्या आंसर है गधे? क्योंकि जितनी मोटी मिल्क वेन है उतना ही क्या होगा बेटा? बोलो, जितनी मोटी मिल्क वेन है उतना ही ज्यादा क्या होगा? मिल्क प्रोडक्शन होगा। अब एक टेबल बनाएंगे बेटा अपन। क्या बनाएंगे? मिटा दूं क्या ये? बोलो ना। लिखो। ओए, आता जाता कुछ है नहीं तुमको यार, लीचड़बंदी पूरी करनी है। अब लिखो घटक, इधर लिखेंगे बेटा दुग्ध। अब किसी की आवाज आई तो बेटा तुरंत खड़े करके क्वेश्चन पूछूंगा और बची हुई क्लास में खड़ा रखूंगा। हाँ भाई, खड़ा हो कोने में। बात कर रहा है ना तू? हाँ। है? क्या कह रहा है? लिख लिया क्या? एक बार सुनो, लिखना बंद करो, इधर आओ। ओए, वैसे तो आपने ये बेटा मैनेजमेंट में पढ़ लिया होगा, इसी में उम्मीद करता हूँ। नहीं पढ़ा तो दोबारा पढ़ लो, क्योंकि पहले मैनेजमेंट देखो मैं ही पढ़ाया करता था पुरानी भर्ती में, तो मेरी नोट्स में ऐड है तो मैं पढ़ा देता हूँ, है ना। मैं मैनेजमेंट में नहीं पढ़ाता था। अभी बीपी बॉस पढ़ाते हैं तो मुझे पता नहीं वो पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते। मैं तो यहाँ भी पढ़ा देता हूँ। पढ़ा देते, बहुत बढ़िया बात है बेटा। तो ये पानी है कि नहीं, है ना। वाटर के अलावा जो भी चीज है वो आती है टोटल सॉलिड के अंदर। किसके अंदर आती है बेटा? टोटल सॉलिड, कुल ठोस के अंदर, ठीक है ना। और कुल ठोस में से भी अगर अपन वसा निकाल दें तो ऐसा नहीं बनता है, सॉलिड नॉट। क्या कर रहा है यार तू? 15 पेन गिरा दिए तूने।
क्या बनता है? SNF बनता है। अगर किसको निकाल दें अपन? वसा को निकाल दें। तो आप देख रहे हो बेटा दुग्ध के अंदर टोटल सॉलिड कितना है? 13%। और SNF कितना होता है? लगभग 8.5 से 9%। ठीक है ना? वसा को निकाल दो। फिर आता है बेटा इसके अंदर 70% पानी है केवल। कितना परसेंट पानी है? और बेटा टोटल सॉलिड कितना है? टोटल सॉलिड लगभग 30% हो गया कि नहीं हो गया? ये बहुत बड़ी प्रतिशत है। ये प्रतिशत कितनी बड़ी है बेटा? बहुत बड़ी है। इसमें भी सबसे ज्यादा कौन है बेटा? प्रोटीन। कितने परसेंट है? 14 से 17%। फिर वसा भी ज्यादा है। ठीक है ना? लैक्टोज इतना नहीं है, लेकिन लैक्टोज ज्यादा जरूरत है नहीं उसको। किसको भाई? ये क्या है? एक शुगर ही तो है, फिर भी ये खूब है। और मिनरल्स भी इसमें क्या हो रहा है बेटा? ज्यादा हो रहा है। मतलब प्रोटीन सबसे ज्यादा है, क्योंकि बेटा आप सबको पता है पैदा हुआ है कि नहीं हुआ अभी अभी, तो संरचनात्मक अवयव कौन है? प्रोटीन। तो उससे प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है बच्चे को। इसलिए बेटा क्या है उसके अंदर क्या मिलती है? प्रोटीन। उसके अंदर क्या मिलती है? प्रोटीन ज्यादा मिलती है। फिर इसमें एंटीबॉडी भी होती है। कौन सी एंटीबॉडी बताइए बेटा? मैंने ICC बताई है कि नहीं बताई? बोलो ना। इसको हिंदी में खीस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खीस। ठीक है। और कोलोस्ट्रम की परिभाषा क्या है? कितने दिन तक कोलोस्ट्रम मानते हैं? कितने दिन तक है कोलोस्ट्रम? 3 दिन। एक एक एग्जैक्ट डेटा याद कर लो, 3 दिन। ना चौथा ना दूसरा, कौन सा? प्रथम 3 दिन तक माता की स्तन ग्रंथियों से गाढ़ा पीला स्राव कोलोस्ट्रम कहलाता है। गाढ़ा पीला दूध नहीं बोलना है, क्योंकि ये दूध नहीं है। गाढ़ा पीला स्राव क्या कहलाता है? कितना देना चाहिए बच्चे को? 1/10। शरीर का 10%, शरीर के बाहर का 10%। इसके अंदर ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता कि नहीं पाया जाता? क्या करता है? नहीं बेटा, ये तो इसका गुण है कोलोस्ट्रम का कि ये एक लग्जेटिव की भांति कार्य करता है, जिससे प्रथम मल म्यूकोनियम बाहर निकाला जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज और है बेटा, इसके अंदर याद रखना, कोलोस्ट्रम में ट्रिप्सिन इनहिबिटर क्या पाया जाता है? पता तो है पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? क्या करता है ये ट्रिप्सिन इनहिबिटर? ट्रिप्सिन इनहिबिटर नाम से समझ में आ रहा है, ट्रिप्सिन को क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है, मतलब ट्रिप्सिन को संदमित कर रहा है। अरे बोलो, ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। और कहां से स्रावित होता है? बता कहां से? हाँ, ट्रिप्सिन कौन से स्राव में था? अग्नाशय रस में था ना? घबरा क्यों रहा है बेटा? ये तो प्यार का था, प्यार मोहब्बत की। बढ़िया आंसर दिया तुमने। तो बेटा ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ट्रिप्सिन कहां था? अग्नाशय में। प्रोटीन पाचक है कि नहीं? अग्नाशय रस से आया था ड्यूडेनम के अंदर। अब बच्चा दूध पी रहा है, गड़गड़ 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 गड़गड़, कहां गया दूध? मतलब कोलोस्ट्रम कहां गया? स्टोमक में गया। स्टोमक से छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत में है ट्रिप्सिन। एंटीबॉडी बनी होती है प्रोटीन की। बोलो बाबा, एंटीबॉडी किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। मिनट के अंदर ट्रिप्सिन पूरी प्रोटीन को पचा देगा, एंटीबॉडी को ही बचा देगा। अरे बोलो, अरे भाई ग्लाइकोप्रोटीन होती है ना एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी तो पी रहा है वो, एंटीबॉडी को पचा देगा कि नहीं पचा देगा? पचा देगा कि नहीं पचा देगा? अब एंटीबॉडी को पचा देगा तो एंटीबॉडी काम कैसे करेगी? और हमें तो बच्चे के अंदर एंटीबॉडी की बहुत जरूरत है। तो बेटा एंटीबॉडी का पाचन ना हो, इसलिए ट्रिप्सिन को इनहिबिट करने के लिए क्या प्रेजेंट है? ट्रिप्सिन इनहिबिटर। इसलिए बेटा अधिक मात्रा में हमें, इंसान क्या है, कोलोस्ट्रम को बहुत जोर से पीता है। कोलोस्ट्रम पी लेते हैं, ज्यादा कोलोस्ट्रम पीने से दस्त लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? ट्रिप्सिन इनहिबिटर। पाचन ही नहीं होगा, ट्रिप्सिन को इनहिबिट कर रहा है, पाचन करने देगा क्या? बच्चे को भी ज्यादा पिला दें, बच्चे के भी दस्त लग जाते। अरे बोलो, तो ये क्या उपस्थित होता है बेटा इसमें? ट्रिप्सिन इनहिबिटर। ये लिख लिया क्या? ये लिख लिया? लिखो जल्दी, ट्रिप्सिन इनहिबिटर तो लिख लेना तुम भाई, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा था। तो एंटीबॉडी का पाचन ना हो, इसलिए कोलोस्ट्रम में क्या है बेटा? ट्रिप्सिन इनहिबिटर।
ये बच्चों को पता नहीं होता इसलिए मैंने बताया यहाँ पे, बाकी तुमने सब पढ़ लिया ही होगा। क्या क्या नहीं पढ़ा? नहीं, ट्रिप्सिन इनहिबिटर के अलावा तो पढ़ लिया होगा, तो इसलिए मैंने ये बता दिया, बाकी पढ़ लिया होगा तुमने। केसीन के अलावा और भी प्रोटीन होती है क्या दूध में? कौन सी? बता रखा है, मिल्क सीरम प्रोटीन या वे प्रोटीन बोलते हैं भाई। 80% प्रोटीन तो कौन सी है? केसीन। 20% में मिल्क सीरम प्रोटीन या वे प्रोटीन होती है, दो प्रकार की होती है, अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन और बीटा लेक्टा ग्लोब्यूलिन। क्लियर है बेटा? ये कितने परसेंट होती है? 20%। लिख रखी है ना। दूध का सबसे परिवर्तनशील घटक, सबसे स्थायी घटक है ना, ये सब लिखा नहीं रहा हूं मैं, छोड़ रहा हूं। भैंस के दूध की पीएच 6.6 से 6.7 और गाय के दूध की पीएच 6.4 से 6.6। गाय की 6.4 से 6.6 और भैंस की 6.6 से 6.7 लिखी हुई है, लिख लो। नहीं लिखी हुई तो लिख लो। क्या लिखो तो? गाय के दूध की पीएच 6.4 से 6.6, गाय के दूध की पीएच 6.4 से 6.6, भैंस के दूध की पीएच 6.6 से 6.7। लिख लिया? अब लिख लो, कोलोस्ट्रम में ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता है। कोलोस्ट्रम में ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता है। कोलोस्ट्रम में ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता है। कोलोस्ट्रम में ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता है जो ट्रिप्सिन से एंटीबॉडी के पाचन, ट्रिप्सिन से एंटीबॉडी के पाचन की सुरक्षा करता है, जो ट्रिप्सिन से एंटीबॉडी के पाचन को रोकता है, जो ट्रिप्सिन से एंटीबॉडी के पाचन को रोकता है, जो ट्रिप्सिन से एंटीबॉडी के पाचन को रोकता है, जो ट्रिप्सिन से एंटीबॉडी के पाचन को रोकता है। रोक दिया कि नहीं रोक दिया बेटा? और बताइए, बाकी दूध का विशिष्ट घनत्व तो लिख रखा है, लिखाया था ना? मैं नहीं लिखाया है तो पहले, जब अपन ने ब्लड का विशिष्ट घनत्व लिखा था। अरे बोलो ना, 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 ने, ने। लास्ट सिस्टम बचा है बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम, अभी पढ़ेंगे। अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र सुनो एक बार, लिखना बाद में। इधर आओ। अंतःस्रावी तंत्र के अंदर हम अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं। इधर देखेंगे भाई, बाद में लिख लेना। अंतःस्रावी तंत्र के अंदर हम कौन सी ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो स्त्राव होता है, सीक्रेशन होता है, वो क्या होता है बेटा? हार्मोन। क्या होता है? हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलेगा? हार्मोन। कौन सा मोन? हार्मोन। क्लियर है बात? बोलो ना। वेरी गुड। लिखो। चलो अब इसको शुरू करेंगे। कल अपन फार्मा भी शुरू कर देंगे, ठीक है? ये लास्ट है, हो जाएगा धैड़ धैड़ धैड़, और फिर धैड़ से ही अपन क्या शुरू कर देंगे? धैड़ धैड़ धैड़।